गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बच्चों आप लोग? बढ़िया। हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बच्चों, देखो अभी आपके स्कूल खुलने का जो मैसेज आया था उस वजह से मैंने आपकी क्लास 2 दिन ड्रॉप कर दी। ऐसा लगा चलो ठीक, स्कूल जब ओपन होगा तो हम लोग ऑफलाइन देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा स्कूल खुलने में थोड़ा हो सकता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है 2-3 दिन का और। तब तक हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से हम लोग अपनी क्लास रेगुलर करते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब बच्चों एक काम करो, आप लोग अपने वीडियो जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, ऑडियो को तो वो कर लो आप लोग। ठीक है, ऑडियो को बंद कर लीजिए, वीडियो को चालू कर सकते हैं आप लोग। वीडियो चालू कर लो आप लोग, 1-2 बच्चे, प्रशांत, टिंकू, भावेश, दिव्या, मीणा। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो जो लास्ट के जो टॉपिक हम जो, वैसे चैप्टर बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं तो ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि कल से इस चैप्टर को, बच्चों ध्यान दो, इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा ले गए है ना, तो इस चैप्टर को ये कंप्लीट पूरा नहीं हो रहा, तो क्या इसको हम लोग बीच में छोड़ के नए चैप्टर चालू कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बहुत लंबे दिनों से हम लोग बोर भी हो रहे हैं। कल से नया टॉपिक चालू कर सकते हैं क्या? यस सर। है ना, ये यस सर। जो नहीं सर। सेल एक अपने आप में एक वो टॉपिक है, वो चैप्टर है जो कम से कम 1 महीने से ज्यादा टाइम में लग रहा है। तो कल से हम लोग नए चैप्टर चालू कर लेंगे। अभी फिलहाल तो इसको हम लोग आज का टॉपिक पूरा करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अपने वीडियो चालू कर लीजिए। आप 1-2 बच्चों, 1-2 बच्चे अपने वीडियो चालू करो अपने। भावेश, निशा सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इनको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। टिंकू, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अभी हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक हमने छोड़ा था, राइबोसोम पर हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे। देखो जो राइबोसोम हम लोग इसको लेकर बता दिया था, पैलाडे और क्लाउडे और रॉबिन्सन ने इसका नाम रखा था, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जो राइबोसोम को लेकर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं और हमें इसे सेल का क्या बोलते हैं, इंजन। ठीक है, यानी इसे हम कोशिका का इंजन करें। अब बात आती है बच्चों राइबोसोम की, बात हम करें। राइबोसोम जनरली बच्चों आरएनए और प्रोटीन, यानी किन से मिलकर बनते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। ये ध्यान दोगे, आरएनए और प्रोटीन। और इसमें कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरआरएनए, आरआरएनए और प्रोटीन। ठीक है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी ध्यान दोगे तो इसमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए का जो प्रकार है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। और जनरली राइबोसोम की बात हम करें, ये ध्यान दोगे, राइबोसोम का निर्माण बच्चों केंद्रिका में, यानी न्यूक्लियोलस, यानी कहां पर होता है, केंद्रिका में। ये ध्यान, आवाज आ रही है बच्चों आपको? यानी राइबोसोम का निर्माण एक्चुअली कहां होता है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका में होता है। ये ध्यान दोगे, आरएनए का निर्माण। लेकिन आरएनए का, यानी ये तो हम समझ पाते हैं कि निर्माण की बात हम कर रहे हैं, वो तो कहां पर होता है इसका, केंद्रिका में। लेकिन ये वर्क कहां करता है, यानी काम कहां करता है, यानी इसका कार्य करने का स्थान क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका दर। इसको इस बार समझे, ये को बच्चों को आपकी सेल है और ये आपके न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो केंद्रिका है, यानी केंद्रिका है। अब ध्यान दोगे, इस केंद्रिका के द्वारा किसका निर्माण होगा, आरआरएनए का निर्माण होगा। और आरआरएनए प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करें, राइबोसोम का। और ये राइबोसोम केंद्रक के जो छिद्र होते हैं केंद्र झिल्ली के अंदर, उनसे निकलकर कहा जाता है, कोशिका दर में। तो एक्चुअल में राइबोसोम का निर्माण तो कहां पर होगा, राइबोसोम का निर्माण तो कहां होता है, केंद्रिका में। समझ आ रहा बच्चों, केंद्रिका में ना, केंद्रक के अंदर कह सकते हैं, केंद्रक में कहां पर, केंद्रिका में होगा। और वहां से ये केंद्रक झिल्ली के छिद्रों से निकलकर कहां पर आ जाता है बच्चों, कोशिका दर में। तो ये काम कहां पर करता है, कोशिका दर। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अब देखो राइबोसोम की बात हम करें, राइबोसोम की जनरली प्रकार हम पढ़ चुके हैं। राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं और ये मैंने बता देता, 70S और 80S। इसको लेकर आप थोड़ा ध्यान दो बच्चों। ये जो राइबोसोम है, ये कोशिका ध्रुव के अंदर एक विशेष प्रकार गति कर, जिसका नाम होता है अवसादन गति, सेडिमेंशन। ओके बच्चों,
सेडिमेंटेशन गति करते हैं, अवसादन गति। तो अवसादन गति यानी इनका जो अवसादन गति का जो गुणांक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैं बता देता आपको ने, अवसादन गुणांक। ओके, यानी ओके, सेंटीमेंट कोएफिशिएंट होता है। तो यू कैसे कोशिका दरों में राइबोसोम एक मूवमेंट करते हैं, और ये बात मैंने बता दी थी। उस मूवमेंट का नाम होता है बच्चों, उस मूवमेंट की या उस गति की जो दर होती है, यानी उस जो रफ्तार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवसादन। अवसादन का तात्पर्य इससे लगा लें कि कॉमन सी बात है कि कोई भी दरों के अंदर, जैसे अगर बात हम सिंपली बात हम कर सकते हैं कि आपके पास कोई दर है, या जब हम बच्चों हम चाय बनाते हैं, तो चाय जो बनाते हैं, चाय के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पानी के अंदर चाय की पत्ती डालते हैं और उसके अंदर अदरक भी डालते हैं और दूध भी डालते हैं। तो जब चाय जब गर्म करती है, जो उबाल आता है, तो देखा होगा कि चाय के जो काली चाय की जो पत्तियां होती है, देखा ना दाने, वो उसके अंदर क्या ऊपर नीचे क्या करते हैं बच्चों, मूवमेंट करते हैं। देखा ना आपने देखा हो बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हम जब चाय की पत्ती ब्लैक चाय डालते हैं ना उसके अंदर, तो आपने देखो जब चाय के अंदर उबाल आता है तो चाय की पत्तियां पानी यानी उस चाय के अंदर क्या करती है, मूवमेंट करती है। मूवमेंट मतलब गति, उसी मूवमेंट का नाम क्या होता है, अवसादन। तो वही बात मैं एक बार समझो, तो आप अपने पास अगर अपने पास एक पानी का ग्लास लीजिए, पानी का ग्लास में बच्चों आप लोग चीनी डालो, तो चीनी के कण आप देखोगे, चीनी कण का क्या भारी है ना, तो कैसे कहां बैठ जाएंगे, अंदर बैठ जाएंगे। तो वो कौन सी गति है, अवसादन। या फिर मिट्टी डालो, तो मिट्टी में जो कण यानी मिट्टी में यानी सोइल के जो कण ज्यादा भारी होंगे वो आपके पानी के पेंदे में या ग्लास के पेंदे में जल्दी बैठेंगे। देखा होगा आप लोगों ने, फिर उसके ऊपर हल्के, फिर उसके ऊपर हल्के। तो आप ये कौन सी गति है, अवसादन। तो किसी भी पदार्थ या कण का यानी किसी भी कण का वजन यानी जितना उसका वेट ज्यादा होगा, भारी होगा, वो अवसादन गति कैसे करेगा, तेज करेगा। क्या करेगा, तेज करेगा। ये बात हुई थी बच्चों, मैंने बताया था आपको, प्रशांत समझ आ रहा है भाई। जिस कण का भी वजन ज्यादा होगा उसके अवसादन की गति क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। तो जो राइबोसोम एक निश्चित ध्यान दो, अवसादन यानी राइबोसोम की गति को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है। उस यंत्र में एक द्रव डाला जाता है और उस द्रव को विद्युत के द्वारा, किस द्वारा, विद्युत के लाइट के द्वारा उस द्रव के ऊपर फोर्स लगाया जाता है और उसकी गति का आंकलन किया जाता है। तो जिस दर से कोई कण गति करता है, अवसादन, उसे बोलते हैं अवसादन गति दर बोलते हैं। तो कॉमन सी बात है कि राइबोसोम 70s मोमेंट पर कौन से, और हम जानते हैं कि इस अवसादन गुणांक का जो इकाई है, ये मैंने बता दिया था, इस अवसादन गुणांक या अवसादन गुणांक की जो गति की जो इकाई है वो हमने क्या बोलता, स्वेड वर्ग। बच्चों बता दी थी मैंने आपको, स्वेड वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट को किसमें मापते हैं, यानी अवसादन गुणांक या अवसादन गति का हम लोग किसके अंदर यू कह सकते हैं कि मेजर करेंगे, इकाई इसकी क्या होगी, स्वेड वर्ग। जैसे कि हम लोग बल को किसमें नापते हैं, न्यूटन के अंदर, दाब को किसमें नापते हैं, पास्कल में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। तो यूनिट होती है ना बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए कोई ना कोई इकाई का यूज हम करते हैं। तो अवसादन गति का इकाई एक्चुअली में क्या होती है, स्वेड वर्ग। क्या होता है बच्चों, स्वेड वर्ग। तो इसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, सिंपल समझे। तो जो राइबोसोम 70s पर बैठता है वो 70s प्रकार का हो गया। एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर बच्चों एक प्रकार स्वेड वर्ग, अपन इनका क्या, स्वेड वर्ग। जैसे हम लोग लंबाई के लिए लगाते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, ध्यान दो 10 सेंटीमीटर, और एक मैंने लिखा 15 सेंटीमीटर, ध्यान दो एक बार। अब दोनों के साथ ही सेंटीमीटर क्या है, 10 तो क्या बच्चों उस राशि का एक्चुअल में क्या मान है, ओके। लेकिन ये साफ दिख रहा है सेंटीमीटर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, कोई दूरी है। जैसे हम लोग दूरी के लिए सेंटीमीटर लगाते हैं, तो वैसे ही बच्चों राइबोसोम के साथ जो एस आ रहा है 70 और 80 तो उसका मान है, 70 और 80 तो उसका मान है, और एस वहां पर क्या है, उसका स्वेड वर्ग यानी उसकी इकाई का मान। जैसे हम लोग 10 और 15 की बात हम करें तो 10 और 15 ज्यादा कौन होगा, 15 होगा, 15 ज्यादा होगा ना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तो 70 और 80 का मतलब यहाँ पर क्या है, राइबोसोम की जो अवसादन गति का जो मान है वो अगर ज्यादा है तो 80 और कम है तो 70। ओके बच्चों, ये ध्यान दोगे तो इससे हम लोग अंदाजा लगा। जैसे मैंने एक बार और बोलूंगा आपके सामने, भाई जैसे आपके पास आलू है, तो आपके पास दो प्रकार आलू, एक तो 5 किलो और एक है 10 किलो, तो उसके साथ आपने क्या लगाया, 5 किलो और 10 किलो। तो किलो यहाँ पर क्या है, उनके द्रव्यमान यानी उसके वेट को माप रहा है ना बच्चों। तो वैसे यहाँ पर एस क्या है, राइबोसोम की अवसादन गति को
मापने वाला एक इकाई जिसका नाम क्या स्वेड वर्ग। ओके चलो ठीक है, तो आप ध्यान दोगे। अब 70s और 80s ये बता दी तो ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। अब प्रत्येक राइबोसोम है, ये ध्यान दो, प्रत्येक राइबोसोम यानी बात हम करें ईच राइबोसोम, यानी प्रत्येक राइबोसोम के अंदर 2 यूनिट होती है, यानी 2 यूनिट होती है, यानी वो किससे मिलकर बनता है बच्चों? 2 यूनिट, 2 इकाई से, 2 छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनता है। उसमें एक इकाई तो बच्चों उसकी क्या होती है? बड़ी होती है, ये ध्यान दोगे, भी बताऊंगा आपको। और दूसरी क्या होती है? क्या होती है? छोटी, ये ध्यान दोगे। बड़ी इकाई, बड़ी को अपनी भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं स्मॉल यूनिट और उसको क्या बोलेंगे? लार्ज। अब देखो एक राइबोसोम में 2 इकाई होती, बड़ी और छोटी, दोनों इकाई या यूनिट आपस में मिलकर राइबोसोम। अब इन दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन काम आता है बच्चों? मैग्नीशियम, ये ध्यान दोगे। राइबोसोम के अंदर प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाई होती है, बड़ी और छोटी। अब ध्यान एक ही चीज, देखो पहले हम बात करते हैं 70 राइबोसोम। 70 राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है वो है 50s और दूसरी कौन सी है? 30s। ये ध्यान दोगे आराम से। 50s इसकी कौन सी इकाई बच्चों? बड़ी इकाई। अब आप इनको गणित मत, आप गणित के साथ मत देखो, आप ही देखो सर 50 और 30 तो 80 हो गया। मैं फिर कहूंगा 50 और 30 एक्चुअल में इनका गणितीय मान नहीं बच्चों, बल्कि 70s राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है, बड़ी पाली। बच्चों राइबोसोम में 2 पालियां होती है, पालियों का अर्थ होता है 2 लोब्स होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं, ऐसे मान लो। या ऐसे मान लो एक मटके के ऊपर एक मटका हम रखते हैं, तो वैसे ही एक राइबोसोम के अंदर 2 लोब्स होते हैं, लोब LOBS लोब्स। ओके बच्चों, पाली होती है या फिर अपनी भाषा में इकाई कह सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक के ऊपर एक होती है, या एक के ऊपर एक होती है। लेकिन आपका मतलब हो गया सर ये बड़ी इकाई का मान 50 और इसका मान 30, तो 50 और 30 का मतलब गणित के हिसाब से 80 हो रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ पर 50s यानी ये बड़ी इकाई की क्या है? अवसादन गति का मान है। किसका मान है? बड़ी इकाई जो है 70s की बड़ी इकाई की जो अवसादन गुणांक है, या अवसादन गुणांक का जो मान है वो कितना है? 50 है। और छोटी का कितना है? 30 है। तो दोनों का आप लोग ऐड मत करो। आप ये सोच रहे होंगे 50 और 30 तो मिलकर 80 हो रहे हैं, ऐसे नहीं। ये एस यहाँ पर क्या बच्चों? इनकी अवसादन गति का मापन करता है। आप समझिए इसको, यानी 70s राइबोसोम के अंदर जो पाली होती है, ये तो कॉमन सी बात है। और जो 80s राइबोसोम उसकी जो बड़ी पाली होती है, यानी उसकी बड़ी पाली, अगर बात हम करें जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं लार्ज, ओके, बड़ी जो पाली होगी, आप अभी समझ पा रहे होंगे। पाली का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? लोब, लोब्स होता है। जैसे कि अपनी भाषा में कहते हैं, पाली का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कि जो कटोरी होती है उसको बोल सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो पाली करते हैं एक कटोरी नुमा या एक पिंड, यानी एक पत्थर जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। तो 80 ओम में जो बड़ी पाली होती है वो क्या होती है बच्चों? 60s होती है। और जो छोटी पाली होती है वो क्या होती है? 40 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनका मान तो 100 है। मैं फिर कहूंगा, प्रशांत समझ आ रहा बच्चों? ओके, टिंकू अपने वीडियो चालू करो, एक बार आप अपने वीडियो को चालू कर लीजिए एक बार आप। दिव्या समझ आ रहा है? दिव्या समझ आ रहा है क्या? मैं फिर कह रहा हूं प्रत्येक राइबोसोम 2 पिंडों से मिलकर बनता है। पिंड बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं राइबोसोम एक सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, पहली बात। दूसरा, कोशिका के अंदर ये नग्न होता है, यानी इसके ऊपर अपनी किसी प्रकार की कोई झिल्ली कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये अपने आप में कौन सा कोशिकांग हो गया बच्चों? नेक्ड, नग्न हो गया। सबसे छोटा है, नेक्ड है। लेकिन राइबोसोम किससे मिलकर बनता है? अगर इसका संगठन देखें तो राइबोसोम किससे मिलकर बनता है बच्चों? RNA और प्रोटीन से, RNA और प्रोटीन से। लेकिन जनरली इसकी बाह्य संरचना को हम देखते हैं तो इसमें 2 पिंड है। 2 पिंड का मतलब है एक पिंड पर एक दूसरा टुकड़ा। ओके, तो यहां पर 80s, ये यहां पर एस, मैं फिर कह रहा हूं कि एस यहां पर इनकी क्या है? गति का, एक्चुअली इनकी अवसादन गति है उसका मान है। अवसादन गति का यूनिट का मान 60 और 40, तो इसका मतलब 100 नहीं हो रहा। ये 80s की दोनों पाली है, बड़ी और छोटी। अब ध्यान दो, अभी होता कैसे ये मैं बता रहा हूं। इस प्रकार होता है बच्चों, देखो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। यानी ये अपने आप में ये कौन सी पाली हो गई? ये बड़ी पाली हो गई। और बड़ी पाली के ऊपर
कि बड़ी पाली के ऊपर कौन सी पाली होगी बच्चों? छोटी पाली। आप देख पा रहे हैं ना, अगर इसमें 70s की बात हम करें तो ये नीचे कौन सी हो गई? 50 है, तो ये कौन सी होगी? 30 है। उसी प्रकार से 80s की बात हम करें तो 80s के अंदर 80s पाली के अंदर इस प्रकार ये नीचे 60 और ये ऊपर कौन सी हो गई? 40 है। अब समझ पा रहे? अब बात आती है इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला, इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला आयन कौन सा होता है बच्चों? मैग्नीशियम। ये ध्यान दोगे, मैग्नीशियम। ये ध्यान से सुनोगे तो कॉमन सी बात है, राइबोसोम का निर्माण दो पालियों से होता है, बड़ी और छोटी। आप सुन रहे बच्चों, बड़ी पाली और छोटी पाली। ये सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब जो बड़ी पाली होती है बच्चों, बड़ी पाली के अंदर एक 3 भाग, यानी उसके 3 भाग, बड़ी जो पाली है उसके 3 भाग होते हैं। अब लिख सकते हो, वृंत होता है, उभार होता है, खांच होता है और आधार होता है। यानी बड़ी पाली की बात हम करें, आप ध्यान दें, बड़ी पाली विशेषता क्या होती है? बड़ी पाली के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? बड़ी पाली के अंदर एक वृंत होता है, एक केंद्रीय खांच होती है। ये ध्यान दोगे, केंद्रीय खांच बच्चों सुनाई दे रहा है क्या? केंद्रीय खांच, ये उभार कह सकते हैं, और परिधि उभार। केंद्रीय खांच। और तीसरा क्या होता है? यानी एक बड़ी पाली के अंदर, किसके अंदर बच्चों? बड़ी पाली के अंदर, यानी राइबोसोम की बड़ी पाली के अंदर वृंत होता है। वृंत यानी स्टॉक होता है, यानी उसके एक यू कह सकते हैं, एक तना तो नहीं बोलूंगा उसको, एक स्टॉक वृंत नुमा संरचना पाई जाती है। एक उसके अंदर खांच, केंद्रीय खांच पाई जाती है, और एक परिधि। बच्चों समझ आ रहा है कि सबको? आपको बच्चों समझ आ रहा है आपके? यस सर। यस सर। आप अपने वीडियो को चालू करो ना बच्चे, एक दो बच्चे। सरिता, प्रशांत, आप अपनी वीडियो चालू कर लीजिए। जो वीडियो को चालू करेंगे थोड़ा सा मुझे भी रेस्पॉन्स मिलता है कि आपके समझ आ रहा है। प्रशांत, सरिता सर, कैमरा प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है। समझ आ रहा है ना आपके? समझ आ रहा है कि राइबोसोम की बड़ी पाली के अंदर ये 3 भाग पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से बता दिया। अब एक बात जान दो, छोटी पाली की बात हम करें, छोटी पाली में उभार होता है। आप लिख सकते हैं छोटी पाली जो होती है, छोटी जो ऊपर होती है। बड़ी पाली जैसे हम देखो होगा, महिलाएं गांव के अंदर पानी लेके आती है तो उनके सिर के ऊपर एक बड़ी मटकी होती है, फिर बड़ी मटकी के ऊपर एक छोटी मटकी होती है। देखा ना आपने कई बार? तो बड़ी मटकी, या घर में भी हम लोग पानी भरते हैं तो बड़ी मटकी के ऊपर एक छोटी मटकी रखते हैं। तो नीचे वाली बड़ी मटकी मतलब बड़ी पाली, ऊपर वाली छोटी पाली। तो बड़ी पाली के 3 भाग हो गए। और जो छोटी पाली होती है बच्चों छोटी जो पाली है, छोटी इकाई होती है, उसके ऊपर भी आधार शीर्ष, यानी छोटी पाली के भी क्या क्या भाग हो सकते हैं? छोटी पाली के क्या क्या भाग, छोटी पाली में क्या क्या भाग हो सकते हैं? आधार है, आधार, शीर्ष और वंश। ठीक है, ये 3 भाग उसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, राइबोसोम की छोटी और बड़ी पाली को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की सांद्रता बच्चों, मैग्नीशियम की सांद्रता कम हो जाती है तो राइबोसोम की दोनों पालियां, छोटी और बड़ी पाली क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ये ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम की, सुन रहे हो बच्चा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अगर कम होती है तो राइबोसोम की दोनों पालियां, ये जो आप देख रहे हो 70 है तो 80 है, तो राइबोसोम की दोनों पालियां क्या हो जाएगी बच्चों? ये दोनों पालियां क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। आप देख पा, अलग हो गई नहीं? किसकी कमी से? मैग्नीशियम। और अगर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, ध्यान सुन लीजिए बच्चों, अगर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है तो बच्चों क्या होता है? एक से अधिक राइबोसोम, जैसे मान लीजिए ये एक राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम है, ये तीसरा राइबोसोम है, ये चौथा राइबोसोम है। देख रहे हो बच्चों आप लोग? एक बार बच्चों समझ पा रहे हैं क्या? यानी ये एक राइबोसोम, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से कई राइबोसोम। और ये कौन है बच्चों बीच में? मैग्नीशियम। ये कौन है? मैग्नीशियम। ओके, तो राइबोसोम की दोनों पालियां, कॉमन सी बात, एक बात और, राइबोसोम कि दोनों पाली को जोड़ने का काम तो मैग्नीशियम करता है, लेकिन ये दोनों पाली जुड़ती कहां पर है ये मैं बता दूं। राइबोसोम की दोनों पाली बच्चों जुड़ती है एमआरएनए पर। ध्यान दोगे, एमआरएनए यानी आरएनए का तीसरा प्रकार मैंने कल बता दिया आपको। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो बच्चों आरआरएनए तो राइबोसोम में खुद में होता ही है। राइबोसोम की पालियां किससे मिलकर बनी होती बच्चों? राइबोसोम की पाली बनी होती है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। लेकिन एमआरएनए यानी राइबोसोम
यानी कॉमन सी बात आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक राइबोसोम, या अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा होगा, ये बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये राइबोसोम की छोटी पाली और ये बड़ी पाली, ये ध्यान दो। और अगर मैंने कहा कि अगर यहाँ मैग्नीशियम की आयन की सांद्रता अधिक है तो क्या होता है कि दो से अधिक राइबोसोम, देखो ये एक राइबोसोम हो गया, ये दूसरा राइबोसोम, अभी दोनों राइबोसोम, ये दोनों राइबोसोम जुड़ गए, इनको जोड़ने वाला अगर बात हम करिए, कौन है इनको जोड़ने वाला, कौन सा आरएनए, एमआरएनए, और इनका जुड़ने का जो नियंत्रण वो कौन करता है बच्चों, मैग्नीशियम, ये ध्यान दोगे। तो मैग्नीशियम आयन ही राइबोसोम की पाली जोड़ते हैं, और मैग्नीशियम की सांद्रता, जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन, सांद्रता जब अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, तो कई राइबोसोम आप सुन रहे हो बच्चों, कई राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब मैंने बोला कि जब बच्चों ये एक राइबोसोम है और ये दो है, तो दो राइबोसोम से मिलकर बनी संरचना को हम क्या बोलेंगे, डाइमर। बच्चों क्या बोलेंगे, डाइमर। डाइमर दो, ये तो कौन है, मोनोमर है, एक राइबोसोम, और ये कौन सा है, दूसरा। तो दो राइबोसोम से मिलकर बनी संरचना को क्या बोलेंगे बच्चों, डाइमर। एक को तो क्या बोलेंगे, मोनोमर, और दो को क्या बोलेंगे, डाइमर। अगर दो से ज्यादा राइबोसोम है, दो जैसे ऐसे, ये कौन है, एमआरएनए, और ये इसके देखो एक, ये दूसरा, तीसरा राइबोसोम आ गया। आप देख पा रहे होंगे, सिंपल बता रहा हूं आपको। आप यहां पर क्या देख रहे हो बच्चों, ये देखो, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कई राइबोसोम, ये कौन है, राइबोसोम, 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 सब जानते हैं। और राइबोसोम के ये कौन सी वाली बच्चों, स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज, यानी बड़ी बड़ी छोटी, बड़ी छोटी बड़ी। तो आपने क्या देखा कि कई राइबोसोम आपस में जुड़कर एक जो श्रृंखला बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमर। बच्चों क्या बोलते हैं, पॉलीमर, ये ध्यान दोगे। तो पर्सन लिखोगे, डाइमर क्या होता है, दो राइबोसोम आपस में जुड़कर दो राइबोसोम की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, डाइमर। और दो से ज्यादा को क्या बोलेंगे, दो से ज्यादा को क्या बोलेंगे बच्चों, भाई दो है तो डाई, तीन तो ट्राइमर, फिर टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, ये जानते होंगे। और 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीमर। कितना बच्चों, 10 से ज्यादा राइबोसोम, देखो मैंने 10 बनाया नहीं है, 1 2 3 4 5 6 बनाए, लेकिन 10 से ज्यादा, कितने, 10 से ज्यादा राइबोसोम जब जुड़ जाते हैं, ध्यान दो, जब भी किसी अणु के या किसी भी एकलक के 10 अणु होते हैं, तो 10 से ज्यादा अणु जब आपस जुड़ते हैं तो बच्चों किसका निर्माण होता है, बहुलक का। ये ध्यान सुनोगे सब बच्चे, 10 यानी मैंने आपको फिर बार बार कहूंगा कि कोई भी अणु है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसका जैसे मान लीजिए एथीन है, सुना होगा एथीन, सुना ना बच्चों आपको, एथीन के कई अणु मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं, लेकिन पॉलीथीन कब बनता है, जब एथीन के कितने अणु हो, 10 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा लगते ही क्या बन जाता है, पोली। ओके, तो यहां पर किसका पोली है, पॉलीमर, किसका, राइबोसोम का, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। ध्यान दोगे, हमेशा ध्यान दोगे, जब भी किसी अणु के दो, जब भी कोई पदार्थ के दो अणु जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, सुना, ऑक्टा, नैना, डेका, सुना ना आपने 10th क्लास में। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर राइबोसोम के कई अणु, 10 से ज्यादा अणु जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। और इनको जोड़ने वाला जो धागा देख रहे हैं बीच में, जो धागे में संरचना देख रहे हैं, वो कौन है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। कौन है बच्चों, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर यानी संदेशवाहक, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और राइबोसोम की दोनों पालियों को जोड़ने वाले आयन का नाम क्या है, मैग्नीशियम। ये ध्यान दोगे, मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैग्नीशियम की मात्रा या सांद्रता अगर कम होती है तो राइबोसोम की दोनों पालियां क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। और राइबोसोम की पाली में कितनी पाली होती है, 2 होती है, बड़ी और छोटी, बड़ी नीचे होती है, छोटी ऊपर होती है, बस। और एक बार, और जो पालियों का जो मैंने बताया, जो 17 राइबोसोम है, 17 राइबोसोम की पालियों का मान क्या होता है बच्चों, 50 और 30 है। और 80 में क्या होता है, 60 और 40 है। तो 60 और 40 का प्लस मत करो आप ये जो 60 40 जो 100 है, नहीं, यहाँ प्लस का मतलब नहीं है, यहाँ 40 और 60 के साथ जो लगने वाला एस, वो यहाँ पर क्या है, इकाई है। क्या बच्चों, इकाई। और कौन सी इकाई, स्वेड वर्ग, जो क्या मापता है, इन अणुओं की, इन पालियों की अवसादन गति को। किसको बच्चों, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो समय को आप किस में मापते हो बच्चों, समय को आप किस में मापते हैं, सेकंड में, मिनट में या आवर्स में मापते हो ना। अगर मैंने किसी भी राशि के साथ कोई भी वो नहीं लिखी, यूनिट नहीं लिखूं, कोई बता सकता है बच्चों, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा 10, अब कोई बता सकता है बच्चों 10 कौन सी राशि है, बता सकता है 10,
नहीं बता सकता ना, क्योंकि 10 के साथ मैंने इसकी क्या नहीं लिखी, इकाई नहीं लिखी। अब पता नहीं 10 क्या है, इकाई 10 किलो है, 10 लीटर है, 10 मीटर है ना। तो ऐसे में जब किसी भौतिक राशि के साथ हम क्या लिखते हैं, उसका मात्रक लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। बच्चों सुनो, याद करो, आपने 10th पढ़ा होगा, सीकेएस, एमकेएस, एफपीएस, है ना। क्या ऐसा ही पद्धति पढ़ी होगी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पढ़ी ना हमने, भौतिक राशियां। अरे भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, याद है बच्चों, सदिश और अदिश। तो भौतिक राशियों की समझ आ रहा है ना, इनके मात्रक को मापने के लिए हम लोग 3 पद्धति यूज करते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सुना होगा। और एक अंतरराष्ट्रीय की बात हम करें, ऐसा ही पद्धति में हम लोग कितनी भौतिक राशियों के 7 भौतिक राशियों की मात्रा निकालते, याद हो 7 का, याद है ना आपको, याद होगा। तो वह उन्हीं 7 राशियों के द्वारा भी बाकी राशियों के भी हम लोग उनका मात्रक निकालते। चलो ठीक है। तो बात आती है कि अगर 10 के साथ मैंने लिख दिया, मतलब 10 के साथ लिख दिया सेकंड, तो ये क्या हो गया, समय। आपको लग रहा है कि सर समय की बात करें, अब मैंने क्या 10, अब मैंने यहाँ पर 10s और यहाँ पर लिख दिया मैंने 15s, तो यहाँ s यहाँ पर क्या है, यहाँ s क्या बच्चों, सेकंड है। और जो इन राइबोसोम के अंदर जो s लगता है, जैसे 40s, वो s यहाँ पर क्या है, स्वेड वर्ग है। क्या है, स्वेड वर्ग, ठीक है। तो समय में भी क्या लगाते हैं, s लगाते हैं, समय का s क्या है, सेकंड, और राइबोसोम के अंदर s वो क्या है, स्वेड वर्ग। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया राइबोसोम को। अब बच्चों राइबोसोम को लेकर ये मैंने सारी बात बता दी, कहां निर्माण होता है, क्या होता है। अब राइबोसोम का वर्क क्या है, यानी इसका कार्य की बात हम करें, तो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है बच्चों, ये मैं बता देता हूं आपको, मैंने प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम के लिए क्या क्या, ये तो कॉमन सी बात है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम की इसमें मदद कौन कौन करेगा बच्चों, मैं बता दूं आपको, एमआरएनए करेगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण कौन करेगा बच्चों, डीएनए करेगा। और प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस कैसे होता है वो शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ाऊंगा जब कभी आप मेरे से मिलेंगे, जब ऑफलाइन आएंगे तब समझ आएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बच्चों होती क्या है, कोशिका दरों में, लेकिन इस क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। ये ध्यान दोगे आप, मैं फिर कह रहा हूं, कोशिका की तमाम उपापचयी क्रियाओं का, सभी कोशिकांगों की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ये ध्यान दोगे। इसलिए केंद्रक को कोशिका का क्या बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं, निर्देशक बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, ये सब किसके नाम है, केंद्रक के। अभी अगला टॉपिक लूंगा। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं केंद्रक इंपोर्टेंट क्यों है, डीएनए के कारण। और डीएनए क्या है, केंद्रक में। हाँ हम जानते हैं कि डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया और आपके लवक में भी होता है, इसलिए उन दोनों कोशिकांगों को हमने क्या नाम दिया था, सेमी ऑटोनोमस, याद है ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों कोशिकांग अपना निर्माण खुद कर सकते हैं। बताया था मैंने आपको, बताया था बच्चों, श्वेता, हाँ सर, बताया था ना। तो ऐसे अब केंद्रक इंपोर्टेंट क्यों है, कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण कोशिक संरचना कौन है, केंद्रक। जैसे स्कूल के अंदर टीचर अनेक होते हैं, प्रिंसिपल कितना होता है, एक होता है, एक ही होता है ना। तो वो तमाम टीचर्स पर, तमाम बच्चों पर कंट्रोल कौन करता है, एग्जाम का टाइम टेबल बनाना, है ना, स्कूल का टाइम, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है बच्चों, प्रिंसिपल का काम होता है। तो प्रिंसिपल एक ही होता है ना स्कूल में। तो वैसी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसी कोशिका में क्या होता है, केंद्रक। अब ध्यान दो, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती कहां पर है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कोशिका में कहां होती है, कोशिका द्रव्य में। कहां पर, जहां पर एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ेंगे, और राइबोसोम वहां पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या प्रदान करता है बच्चों, स्थान यानी साइट देता है, जगह देता है। ओके, वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करता नहीं है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या देता बच्चों, स्थान उपलब्ध करवाता है। ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, स्थान उपलब्ध करवाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होती कैसे, इसको आप थोड़ा एक बार समझ लें। सबसे पहले क्या होगा, देखो इतना बता दी जाऊंगा, डीएनए से सबसे पहले क्या होगा, कोशिका के केंद्रक में डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा। डीएनए से डीएनए, ए फॉर्मेशन बाय विच, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम योर न्यू डीएनए, यानी कौन सी बात है, डीएनए से डीएनए का निर्माण, a process by which formation of new DNA from
ओल्ड डीएनए, यानी पुराने डीएनए से किसका निर्माण होगा? डीएनए। और मैं बात कर रहा हूं संसार में केवल डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो अपना निर्माण, अपना रेप्लिकेट, अपना डुप्लीकेट कर सकता है। ये ध्यान से सुनना, डीएनए की वजह से ही केंद्रक करता है, केंद्रक की वजह से कोशिका करती है, और कोशिका की वजह से सजीव करते हैं। ये ध्यान सुनना, प्रत्येक सजीव में नवीन संधा उत्पन्न करने का जो गुण होता है ना बच्चों, वो डीएनए के कारण होता है। ओके, तो डीएनए ही संसार का एकमात्र ऐसा अणु है जो अपना रेप्लिकेट कर सकता है। ध्यान दो, तो ये प्रोटीन संश्लेषण की पहली प्रक्रिया है, ये ध्यान, इस क्रिया का नाम क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बच्चों लिखो मेरे साथ, रेप्लिकेशन। ओके, मतलब यहां पर डीएनए से क्या हो रहा है? एरो के निशान क्या होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा। ओके, फिर क्या होगा? डीएनए के द्वारा किसका निर्माण होगा बच्चों? कॉमन सी बात है, डीएनए के द्वारा निर्माण होगा आरएनए का। अब कौन से आरएनए का सुन रहा? हाथों कौन से? आरआरएनए का भी, एमआरएनए का भी और टी का भी। ये ध्यान सुनना, क्योंकि तीनों ही आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में काम आएंगे। तो आरएनए का निर्माण किससे होगा? डीएनए से। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों लिख रहे हो क्या? अनुलेखन। Yes, आप बच्चों लिख रहे हो मेरे साथ? जो रेप्लिकेशन का अर्थ यहां पर क्या है बच्चों? स्वप्रतिकरण। और स्वप्रतिकरण का गुण केवल किसके अंदर होता है? डीएनए में। बच्चों आवाज आ रही मेरी? दिव्या, Yes. समझ आ रहा सबके? यस सर। अनिल, जयश्री, दीपल, ज्योति, Yes, समझ आ रहा sir. सबके? आ रहा समझ में? Yes, sir. तो मुझे बताओ, आरएनए का निर्माण किससे होगा? डीएनए से। और डीएनए का निर्माण किससे होगा? डीएनए से। जो डीएनए अपना निर्माण भी करता है और आरएनए करता है। तो बताओ रेप्लिकेशन का गुण किसके अंदर है बच्चों? डीएनए में। डीएनए। वेरी गुड। और रेप्लिकेशन का अर्थ क्या होता है? अपने आप को डबल करना। क्या ये गुण हमारे में है? नहीं, हमारे में नहीं है गुण। हमारे अंदर ये गुण नहीं, बल्कि हमारी कोशिका में है। और हमारी कोशिका में ये गुण किसकी वजह से आया? डीएनए की वजह से। अब तो समझ आ गया ना? तो संसार में डीएनए ही है जो अपने आप को रेप्लिकेट, और जिसमें डीएनए होगा वो सजीव है। जैसे आपने कोशिश सिद्धांत पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म सेल और मोर सेल्स, मैंने बताया था, याद है? रूडोल्फ विर्चो ने और स्वान स्लाइडर ने कहा था कि सभी पादप और जंतु कोशिका या कोशिका मिलकर बनते हैं, तो वो सजीव है। तो इसका अर्थ है वो कोशिका से, मतलब कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक में क्या है? डीएनए। तो डीएनए को अगर आप निकाल लें, किसी कोशिका के डीएनए को अगर आप निकाल लेते हैं, तो क्या वो कोशिका अब सजीव है? तो मैं बोलूंगा नहीं। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। अनुलेखन। अब इसके बाद क्या होगा? आरएनए से अब ये सूचना किसके पास जाएगी? प्रोटीन के रूप में जाएगी। और इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। बच्चों समझ आ रहा है क्या? पहली क्रिया, और ये मैंने तीनों चरण किसकी बताया मैंने बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों आप आराम सुने, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया मैं फिर कह रहा हूं कहां हो रही है? कोशिका के अंदर हो रही। देखो ये रहा केंद्रक और ये रहा प्रोटीन, ये यहां होगा, प्रोटीन का यहां पर हो गया, यहां पर। लेकिन इस क्रिया नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक करेगा। तो केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक का डीएनए क्या करेगा? अपने आप को डबल करेगा। फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा। ये आरएनए जो होगा, ये आरएनए प्रोटीन से मिलकर क्या बनाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम निकल कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। और एमआरएनए सूचना लेकर बाहर आएगा। कहां से? केंद्र बाहर आएगा। समझ आ रहा है ना? और यहां पर आके तीनों आरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, और जुड़कर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनता है बच्चों? अमीनो अम्ल से। ठीक है, इतना बहुत आपके लिए। अब जो ज्यादा टाइम खराब ना क्योंकि अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया ऐसे बेसिकली। अब आगे हम बढ़ेंगे, ध्यान दो। इस थ्योरी को बच्चों इस थ्योरी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी। ठीक है, और ये दी थी बच्चों एचएफ क्रिक। एचएफ बच्चों लिख रहे हो क्या? सेंट्रल डोगमा थ्योरी गिवन बाय एचएफ क्रिक। ठीक है, और इसके अनुसार इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कोशिका दरों में होती है, जिसका नियंत्रण केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए या केंद्रक करता है। ये ध्यान अभी देखा मैंने आपको। चलो अगला टॉपिक हम लोग लेके चलते बच्चों जल्दी से। कल तो मैंने न्यूक्लियस,
बच्चों जल्दी से मेरी बात आप ध्यान दो। जो न्यूक्लियस हम जानते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में पहले बता चुका हूं, न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोन और यूकैरियोन। प्रोकैरियोन न्यूक्लियन जो होता है वो नग्न होता है और उसके अंदर केवल आनुवंशिक पदार्थ जो होता है क्रोमेटिन होता है, वो ये होता है जो नग्न होता है, कोशिका में अपने आप गिरा हुआ नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोन है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र को आपने क्या नाम दिया था? यूकैरियोन। यूकैरियोन जिसके 4 भाग बताए थे मैंने आपको, केंद्र झिल्ली, केंद्र द्रव, याद है बच्चों, केंद्रिका याद है, और क्रोमेटिन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रक। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं केंद्रक को खोज करता कौन बच्चों? डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा। ओके बच्चों, तो ये इसका कौन हुआ? खोज करता हुआ रॉबर्ट ब्राउन। ओके, अब केंद्र वैसे 2 प्रकार के होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, अब ज्यादा टाइम खराब मत कीजिए। प्रोकैरियोन, प्रोकैरियोन, और दूसरा कौन है बच्चों? यूकैरियोन। अब प्रोकैरियोन किसके अंदर होता है बच्चों? प्रोकैरियोन किस प्रकार का है ये बताओ, याद करो। प्रोकैरियोन जो न्यूक्लियस है उसको हम लोगों ने याद को मैंने नाम दिया था जीनोफोर, अगर याद आ रहा तो बच्चों, याद आ रहा है क्या? जीनोफोर न्यूक्लियोइड। और ये आप जानते हो, और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक सेल में। बच्चों किसके में पाया जाता है? इट्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। और ये किस में पाया जाता है? इन